एक मुखबिर क्राइम ब्रांच में फ़ोन मिलाता है और कहता है कि गुरुग्राम से चलकर नई दिल्ली की ओर एक होंडा सिटी कार आ रही है और मुझे लगता है कि इसमें कुछ आपत्तिजनक सामान है। जैसे ही यह बात क्राइम ब्रांच को पता चलती है, वैसे ही सभी थानों में अलर्ट कर देते हैं कि जो कोई भी होंडा सिटी कार आए उसको जांच पड़ताल करके मुझे रिपोर्ट करें। और जब पुलिस के लोग सभी नाके पे खड़े हो गए और तभी देखते हैं कि होंडा सिटी कार जो बताए हुए नंबर की वह आ रही है, तभी पुलिस वाले उसको रोकने का प्रयास करते हैं और जो ड्राइवर बैठा था उसको भगाने का प्रयास कर रहा था, मगर पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। रोकने के बाद ड्राइवर को जैसे रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ड्राइवर ने जवाब दिया सब इंस्पेक्टर से, कहा तुमको पता है ये किसकी कार है? तो सब इंस्पेक्टर ने कहा नहीं। तो उसने कहा डीआईजी की कार है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। और उसने कहा कि इनका नाम अजय कुमार यादव जो कि आईएएस अफसर मेघालय के हैं। और जैसे ही यह बात डीआईजी साहब जो कार में बैठे थे होंडा सिटी में, वह सुन रहे थे। और तभी इंस्पेक्टर ने कहा कि डीआईजी साहब अपना आई कार्ड दिखा दीजिए और फिर आप चले जाइए। जैसे ही यह बात सब इंस्पेक्टर ने कही, डीआईजी साहब को गुस्सा आया। उन्होंने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और उतरते हैं और सब इंस्पेक्टर को भरी निगाहों से घूर कर देखते हैं। और उसके बाद वह सब इंस्पेक्टर डीआईजी साहब को 2-3 थप्पड़ मारता है और फिर यहीं से एक कहानी का आगाज़ होता है। और जब यह बात पूरे अखबारों में पता चलती है कि आईएएस अफसर का एक ऐसा कारनामा है जो कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाला है, जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ। यह सच्ची कहानी चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर, और उसी के पास एक कॉलोनी है जिसका नाम है गीता कॉलोनी। यहीं पर एक संपन्न परिवार रहता था जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा था, और उनके परिवार में एक उनकी बेटी थी जो कि वह भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। अब घर वालों ने सोचा क्यों ना बेटी के हाथ पीले कर दिए जाएं। तभी घर वालों ने सुंदर सुशील लड़का ढूंढा और अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए और उससे शादी करा दी। यह साल था 1994 का, और बेटी जब अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचने के बाद मानो कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर ससुराल वाले दहेज के लिए उनकी बेटी को परेशान करने लगे और प्रताड़ित करने लगे, जिससे वह प्रताड़ित होकर वह अपने मायके लौट आती है और पिता से कहती है कि पिता अब मुझे उस घर में नहीं रहना है, क्योंकि वो लोग लालची हैं और दहेज के लिए और मुझे मारते पीटते हैं। तो उस पिता ने कहा, बेटा सुख दुख तो जीवन में लगा रहता है, अब तुम्हारा घर मायका नहीं ससुराल है और यह सब तो समस्याएं आती रहती हैं। तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तुमको सोच समझ के काम करना चाहिए, और आखिर अब वहाँ नहीं रहोगी फिर कहाँ रहोगी? हम लोग की ज़िंदगी भी ज़्यादा है नहीं। अब बेटी को पुचकार कर समझा कर फिर से ससुराल भेजते हैं, और 1-2 साल के बाद वह बेटी एक बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद ससुराल वाले और उस बेटी को परेशान करने लगते हैं, जिससे वह परेशान होकर 2 साल में फिर वह दोबारा अपने माता पिता के पास लौट आती है और फिर कानून का सहारा लेती है और अपने पति को डिवोर्स दे देती है, या कहें तलाक दे देती है। अब उसके बाद माता पिता को पता चला कि बेटी ने अपने हाथ फैसला लिया है, जिससे वह भी नाखुश थे और नाखुशी वह बेटी कहीं ना कहीं उसको दिख रही थी। तभी उसने सोचा क्यों ना अब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी समाज में ऊंची पहुंच हो जाए और लोग एक मुझे दूसरे नज़रिए से देखें। तभी उसने एक छोटा सा काम चालू किया जो कि कपड़ों का था। समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और उसका काम भी धीरे धीरे चौगुना होता जा रहा था। उसने रात दिन इतनी मेहनत कर डाली कि 20 सालों में उसका काम इतनी तेज़ी से बढ़ गया कि उसका अब लाखों करोड़ों का टर्नओवर होने लगा। और जिसके साथ अब जो उनकी बेटी थी जिसने प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में रहकर की, और तभी उसकी माँ ने सोचा कि अब क्यों ना बेटी को मुंबई भेजा जाए और वहाँ से एमबीए कराया जाए कोई अच्छे से कॉलेज से। तभी बेटी को उन्होंने एमबीए कराने के लिए मुंबई भेज दिया, और अब वर्ष आ चुका था 2013। अब उस माँ ने सोचा क्यों ना मैं भी एक जीवन साथी ढूंढ लूँ जिससे कि आगे की ज़िंदगी मेरी भी आसान हो जाए, और कोई अगर फैसले लेने होते हैं मैं अब अकेले कैसे लूँ? अब 2 लोग होंगे, कम से कम विचार विमर्श कर लेंगे, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, और जो बेटी है उसकी भी कहीं अच्छी लड़के से देखकर शादी कर देंगे। तभी उस महिला जिसका नाम काल्पनिक है रिया शर्मा, वह एक मैट्रिमोनियल साइट पर या कहें शादी.com में अपनी एक प्रोफाइल तैयार करती है,
और अब उसको तलाश थी उसी के एज के एक व्यक्ति जो कि होनहार हो और जो कि उसकी मजबूरियां समझे और उससे प्यार करे और उसकी बच्ची को अपनाए। और तभी उसके मल्टीमिलियन साइट पर एक मेल आता है। जो मेल आया था उस व्यक्ति का नाम था अजय कुमार यादव और उसमें लिखा था IAS अफसर, और जो पोस्टिंग थी वह मेघालय की थी। अब जब उसमें धीरे धीरे बात हुई तो अजय कुमार यादव और रिया शर्मा ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया और दोनों लोग इंट्रोडक्शन लेने लगे। तभी रिया शर्मा पूछती है कि आप कहाँ से हैं और IAS में कहाँ पर पोस्टिंग है, तो वह कहते हैं, और अजय कुमार बोलते हैं मेरे माता पिता जो कि कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया और मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की, और जो मेरा भाई था जो कि आर्मी सेना में ब्रिगेडियर था उसकी भी एक हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद मैं बिल्कुल अकेले रह रहा हूं और मुझे लगा क्यों ना अब आगे की ज़िंदगी काटने के लिए मुझे भी शादी करनी चाहिए। और अजय कुमार की जो डेट ऑफ बर्थ लिखी थी वह लिखी थी 58 साल। अब 2 साल रिटायरी के बाद की हैं और उसके बाद मैं आखिर अकेला क्या करूँगा। अब रिया शर्मा ने कहा कि मेरी भी तलाक मेरे पति से हो गया है और मेरा कपड़ों का अच्छा बिजनेस है और एक बेटी है जो कि मुंबई में पढ़कर MBA कर रही है। अब दोनों का नंबर एक्सचेंज होने के साथ साथ जब दोनों को समय मिलता था तो एक दूसरे से प्रति दोनों पे फ़ोन पे बात किया करते थे घंटों घंटों, और दोनों का प्यार कब परवान चढ़ गया किसी को पता ही नहीं चला। तभी एक रिया शर्मा कहती है कि अब हम लोग को भी बहुत जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और साथ में मिलना चाहिए। तभी अजय कुमार यादव कहते हैं कि दिसंबर में मैंने कुछ दिन की छुट्टी ली है, क्यों ना इसी दिसंबर में हम लोग शादी कर लें तो कैसा रहेगा। तो रिया शर्मा ने कहा बहुत सही रहेगा। तभी अजय कुमार यादव ने कहा कि मैं इस शादी को कम ही लोगों में करना चाहता हूं और मैं सभी लोगों को बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरी भी एज 58 साल है और आपकी 57 साल है, और जिसके बाद यह अगर किसी को जानकारी प्राप्त होगी तो वह लोग तरह तरह की बातें करेंगे और सोचेंगे इससे अच्छा है कि हम लोग चुपचाप शादी कर लें और उसके बाद एक पार्टी दे देंगे। अब रिया शर्मा अजय कुमार यादव एक दिन तारीख डिसाइड करते हैं, वह तारीख थी 13 दिसंबर 2013। अब 13 दिसंबर की दोनों तरफ तैयारियां चल रही थी। तभी 11 दिसंबर 2013 को अजय कुमार यादव रिया शर्मा को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि मेरा वॉलेट जो कि सड़क पर कहीं गिर गया है और वह मिल नहीं रहा है, उसमें सब डॉक्यूमेंट थे, या आधार कार्ड या ATM कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। अब मैं क्या करूं? तो रिया शर्मा कहती हैं आप परेशान मत होइए, आप बैंक तत्काल जाइए, अपने अकाउंट सीज करा दीजिए, क्या पता कोई आपके ATM पा जाए, उससे वह गलत उपयोग कर सकता है जिससे आप फंस सकते हैं। अब अजय कुमार यादव बैंक पहुंचते हैं, अपने ATM कार्ड या बाकी डॉक्यूमेंट थे वह बंद करा देते हैं। उसके बाद वह नए डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरते हैं। अब वह चले आते हैं और उसके बाद तभी 12 तारीख को सुबह जब DSP अजय कुमार यादव एक मिशन पर जाते हैं बदमाशों को पकड़ने के लिए, वहाँ पता चलता है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई और वहाँ पर एक अजय कुमार यादव को गोली लगती है और उनका कंधा भी टूट जाता है। अब उसके बाद उनको मेघालय के ही एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और इलाज चल रहा था। और रिया शर्मा अब 13 तारीख को शादी थी तो 12 तारीख को वह फ़ोन मिलाती हैं तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो वह बहुत घबरा रही थी, परेशान हो गई थी। तभी जैसे अजय कुमार यादव फ़ोन करते हैं, देखते हैं 5 से 6 मैसेज आए हैं जो कि रिया शर्मा ने उनको फ़ोन मिलाया है। तभी वह पलट के फ़ोन मिलाते हैं और रिया शर्मा कहती हैं क्या बात, आप फ़ोन स्विच ऑफ किए हैं, कोई दुर्घटना हो गई है क्या? तो अजय कुमार यादव कहते हैं बहुत ही बैड न्यूज़ है, मैं आपको कैसे बताऊं। तो अजय कुमार यादव कहते हैं कि मिशन के लिए मैं गया था और मेरी जांघ में एक गोली लग गई है और मेरा शोल्डर भी टूट गया है, अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तो रिया शर्मा कहती हैं क्या अनहोनी में लिखा है, बताइए, इतने दिन बाद कोई अच्छा मुझे पति मिला था और जिससे मैं शादी करने के लिए जा रही थी और उसकी ऐसी स्थिति हो गई है, मैं क्या करूं। उनके रिया शर्मा के भी आंख से आंसू निकल आते हैं, अब वो करे तो क्या करें। तभी अजय कुमार यादव कहते हैं आपको अगर परहेज ना हो तो मैं आपसे एक बात बोलूं। तो रिया शर्मा ने कहा बोलिए। उन्होंने कहा कुछ पैसे की ज़रूरत है, 17,000 रुपये की, जो कि यहाँ ट्रीटमेंट में लगेंगे, आप
एतराज़ ना हो तो भेज दें। उन्होंने कहा ठीक है मैं भेज दूंगी, आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर बता दें उसमें मैं पैसा भेज दूंगी। तभी अजय कुमार यादव ने एक नंबर दिया और उसमें उस महिला ने 17,000 रुपये भेज दिए। और उसके भेजने के बाद 2-3 दिन बाद तभी अजय कुमार यादव ने कहा कि अब मुझे यहाँ से रेफ़र चेन्नई के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो मुझे ट्रीटमेंट वहाँ कराना पड़ेगा। अब अजय कुमार यादव ने कहा यहाँ भी 50,000 रुपये मांग रहे हैं, आप 50,000 रुपये हो सके तो भेज दीजिए, और जिसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा तो बैंक जाऊंगा तो मैं निकाल के वहाँ से पेमेंट कर दूंगा। तभी रिया शर्मा ने 50,000 रुपये अकाउंट में भेजे। उसके कुछ दिन 10-15 दिन बीतते हैं और उसके साथ वह चेन्नई फिर बोलते हैं, चेन्नई में डॉक्टरों ने मुझे भेजा है और वहाँ और पैसा लग रहा है, वहाँ रिया शर्मा और पैसा भेजती हैं। उसके बाद अजय कुमार यादव बोलते हैं कि मुझे अब हैदराबाद रेफ़र कर दिया गया है और अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ से स्वस्थ हो जाऊँगा। इसी तरह रिया शर्मा ने अजय कुमार यादव को 24 लाख तक पैसा भेज दिया। तभी एक दिन रिया शर्मा को ख्याल आया, क्यों ना जो उनके होने वाले पति हैं, अब मैं इतने दिन से फ़ोन से बात कर रही हूँ, जो कि यह मामला था दिसंबर का, अब फरवरी 2014 आ गया था, 2 से 3 महीना हो गए थे। तभी रिया शर्मा पहुंचती हैं कानपुर में फ़्लाइट लेती हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में जाती हैं अपोलो हॉस्पिटल में, जहां पर अजय कुमार यादव ने बताया था कि मैं एडमिट हूं और मेरा यहां पर इलाज चल रहा है। अब जब वहां रिसेप्शन में रिया शर्मा जाती हैं, पूछती हैं कि अजय कुमार यादव जो कि IAS अफसर हैं, जिनके एक गोली लगी है और जिनका शोल्डर टूटा है, वह कहाँ पर एडमिट हैं। तो रिसेप्शन में पता चलता है कि इस नाम से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एडमिट नहीं है। अब इसके बाद रिया शर्मा वहाँ फ़ोन मिलाती हैं, फ़ोन स्विच ऑफ था और निराशाजनक हालत में वह अपने घर कानपुर आती हैं। और उसके बाद शाम को अजय कुमार यादव फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आप कैसी हैं और क्या कर रही हैं। तो रिया शर्मा कहती हैं कि मैं हॉस्पिटल गई थी, मुझे पता लगा आप वहाँ एडमिट नहीं हैं, आप कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से डिस्चार्ज हो गया हूँ और मैं दूसरे नाम से रह रहा था, अगर मैं अपना असली नाम बता देता तो लोग वहाँ काफ़ी लोग मिलने आते, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ख़राब है, मुझसे कोई बातचीत करे। तो रिया शर्मा ने कहा ठीक है, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाइए, फिर हम लोग शादी करते हैं। और 10 से 15 दिन बीता। उसके बाद अजय कुमार यादव फ़ोन करते हैं, कहते हैं मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसा चाहिए, आप हो सके तो दे दीजिए। रिया शर्मा ने कहा कि आप कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी एकेडमी में हूँ, जहाँ IAS जो नए नवेले होते हैं मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मेरे अभी अकाउंट में पैसा आया नहीं है, और क्योंकि मुझे लग रहा है सैलरी में कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, जो कि मैं छुट्टी पे था, उसके बाद मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब रिया शर्मा को कहीं ना कहीं उसकी बातों में कुछ खटकने लगा कि यह व्यक्ति इतना पैसे मांग रहा है और उसके बाद जब मैं मिलने के लिए गई वह मुझे मिला भी नहीं, आखिर इसमें सच्चाई क्या है। रिया शर्मा ने उस पैसे भेजने से मना कर दिया और उसके बाद दूसरे दिन रिया शर्मा ने उसको फ़ोन मिलाया व्यक्ति को, अजय कुमार यादव को, तो उसका फ़ोन कोई नहीं मिल रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद 10-15 दिन हो गए, नंबर स्विच ऑफ, कोई ना फ़ोन आए ना कोई फ़ोन जाए। तभी रिया शर्मा दिल्ली पहुंचती हैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस में और बताती हैं अजय कुमार यादव नाम का कोई IAS अफसर आपके पुलिस फोर्स में है। जब वहाँ खंगाला जाता है तो उस नाम से कोई भी व्यक्ति उस नाम का नहीं मिलता है जो कि IAS अफसर हो। जैसे ही यह बात रिया शर्मा सुनती हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और क्राइम ब्रांच वाले पूछते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने पूरी डिटेल, पूरी कहानी क्राइम ब्रांच वालों को बताई और बताया कि 24 लाख रुपए मैंने उस व्यक्ति को भेजा है। अब जैसे ही क्राइम ब्रांच को वो नंबर सब दिए जाते हैं, मुखबिर लगाए जाते हैं और पता लगता है कि यह व्यक्ति दिल्ली के आनंद विहार का रहने वाला है। अब पुलिस की टीमें वहां जाती हैं, वहां से पता चलता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुखबिरों के माध्यम से। अब पुलिस वाले उसको सर्विलांस पे लगाते हैं और पता चलता है कि एक गाड़ी जो कि गुरुग्राम से दिल्ली की ओर आ रही, जो कि होंडा सिटी है, होंडा सिटी गाड़ी को जैसे रुकाने का प्रयास करते हैं वैसे वह भागती है। भागने के साथ साथ जब पुलिस वाले पकड़ते हैं और जब उस फर्जी IPS अफसर का ID कार्ड देखते हैं तो पता लगता है वह पूरा फर्जी है, वह गोलमोल बातें घुमा रहा है। तभी जो सब इंस्पेक्टर था वह उस फर्जी IAS अफसर के थप्पड़ मारता है और जब उसको थाने में लाकर पूछताछ होती है तो फिर एक ऐसा खुलासा करता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। पुलिस वालों ने कहा कि आखिर यह तुम कब से कर रहे हो और तुम्हारे परिवार का क्या रहस्य है।
तो वह कहता है कि जो मेरे पिता वह IAS अफसर थे और उनका सपना था कि मैं भी IAS अफसर बनूं, और मुझे उन्होंने अच्छी कोचिंग में दाखिला कराया, मगर मेरा पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं लगता था क्योंकि मेरे शौक़ काफ़ी महंगे थे और मुझे अय्याशी करने का शौक़ था, जिसके कारण से उन्होंने अपने दम पर एक मुझे अच्छी नौकरी भी दिलाई थी और जो कि उसमें सैलरी कम थी और मेरे खर्चे ज़्यादा थे। तो मुझसे कुछ हुआ नहीं और मैंने वह नौकरी छोड़ दी। अब मैंने तरीका सोचा क्यों ना बिना काम करके ऐसा पैसा कमाया जाए कि पैसा भी बहुत हो और घूमने को भी बहुत मिले। तभी मैंने टारगेट किया जो तलाकशुदा महिलाएं हैं और जो विधवा महिलाएं हैं उनसे ऑफिशियल साइट बनाई जाए जिनको शादी की तलाश हो और उनसे पैसे ऐंठे जाएं जो कि वो विरोध भी नहीं करेंगे और जिससे मुझे पैसा भी मिल जाएगा। यह सब पुलिस वालों ने सुना, वह भी हैरान और परेशान हो गए। उस व्यक्ति के खिलाफ अनेक धाराओं में केस दर्ज करके उस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया और उस महिला से बताया गया कि आप एक फर्जी चक्कर में फंस गई थी। वह व्यक्ति IAS अफसर नहीं, बिल्कुल नेटवर्क लाल था। इसीलिए मैं कहता हूँ सावधान रहें, सतर्क रहें और अनजान व्यक्तियों से बचते रहें। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।